NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक। Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards, which standards you apply to your country. कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले। इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजरायली राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल यह था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा। कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया। और ओसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते कतर में। और ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। होना वाना कुछ नहीं, जाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। और ये तब कहा जाता है जब आपकी टांगें खौफ से कांप रही हो। तुम्हारे इकट्ठे होते होते ताकतों ने तुम्हें ठोक के तुन के रख दिया। 6 मुल्कों के ऊपर 3, हम एक कतर को रो रहे भाई साहब, जुर्रत नहीं है इनकी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और पाकिस्तान अब खुल के आमने सामने आने वाला है। मैं सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन होती है वहाँ पर भी यही होने वाला है। अब तक क्या था कि पाकिस्तान अपने मीडिया में या फिर कहे कि इंटरनेशनली भी इजराइल का नाम बहुत लिया करता था, लेकिन इजराइल उतना कोई खास इंपॉर्टेंस देता नहीं था पाकिस्तान को। लेकिन जब से ये सऊदी और पाकिस्तान का जो एक पैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो UAE या फिर सऊदी पर हमला करता है, जो कि दूर दूर तक नहीं लगता है क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल की फेवर में या फिर उनसे रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के वेपन्स वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब सऊदी और पाकिस्तान के वेपन्स, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर की भी बात हो रही है। तो इससे इजराइल डायरेक्टली ट्रिगर्ड हो रहा है और इस सब आप देखेंगे हर जगह पर। और ओब्वियसली इजराइल को यहाँ पर इंडिया का भी साथ मिलेगा। मतलब ये सिक्योरिटी पैक्ट जो हुआ है ना सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत बुरा फंसने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिनसे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996 कि जब पहली बार कतार ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा
आई थिंक अराउंड 2008-9 आई थिंक 2009 में कि उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि ये कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड या क्या बोलते हैं कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, दैट वाज द ऑपरेशन व्हिच दे डिड, और उसके वजह से उनके बीच का वो ट्रेड टोटली स्टॉप हो गया। फिर भी अगर एक मोटे तौर पर बात करना हो हमें, तो दो देशों के बीच में कैसे दिखता है कि रिलेशन ठीक है या नहीं। आपके मेरे बीच में रिलेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, हमारे आपके यहाँ ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। सो अगर वैसे देखें 2007 हो गया, 2009 हो गया, 1996 हो गया पीछे तक, जहां विजिट्स आपस में हो रही थी इन दोनों के बीच, और काफी हद तक एक वो बोलते हैं ना, दिख रहा था कि एक दूसरे के लिए काम किया जा सकता है। एक ट्रेड को भी इंडिकेटर लेकर चलें दो देशों के बीच के रिलेशन को, आई थिंक 2012-13 में भी इजराइल से कतर तकरीबन 5 लाख यूरोस का ट्रेड होता था, और कतर से इजराइल की तरफ जो ट्रेड हो रहा था, रिटर्न ट्रेड जिसको बोलेंगे, वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का वो कर रहे थे यूरोस के अंदर। सो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट है। यस, देयर इज अ ट्रेड। अब आगे बात के दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ कैसे क्या है क्या नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, कतर हमेशा हमास के साथ खड़ा था, इसका प्रूफ है हमारे पास, कि चाहे आप मनी सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट बोल दीजिए, मॉरल सपोर्ट बोल लीजिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बोल लीजिए, रेजिडेंशियल सपोर्ट, कि हमास के लीडर्स कतार में खुलेआम रहते थे अंडर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और उससे भी बड़ी बात एक है, और क्योंकि फाइनेंसेस अपने आप में चीजों को मूव करते हैं, तकरीबन $13 मिलियन डॉलर नहीं यूरोस का पेमेंट कतारीज करते थे हमास को लेबर के तौर पर, लेबर पेमेंट, कि आप गाजा में अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। उससे भी एक बड़ी बात है कि कतर के जो डिप्लोमेट पैलेस्टीन में थे, उन्होंने इजराइल से परमिशन मांगी थी उन दिनों में कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को गाजा में आने दीजिए। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, क्योंकि ये वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे वो पूरी अंडरग्राउंड टनल्स बनी है बाय द वे। सो हालांकि वो बात जब परमिशन मांगी गई तो हमास ने बड़ा सीन क्रिएट किया वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल को कतर क्यों पसंद आया। इजराइल को कतर पसंद इसलिए आया कि 2013 में पहली बार कतर ने बोला कि इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा थोड़ा सा रुक सकता है कि अगर हम अपना लैंड आपस में स्वैप कर, 1967 वाला वो जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर अड़े ना रहे, क्योंकि वहां पर इजराइल बोलता है मैं आगे, वो बोलता है मैं पीछे, वो आगे, ये पीछे, वो पीछे। वो बोला लैंड स्वैप कर लेते हैं, किधर पर आपको एडवांटेज है आप उधर का वाला ले लीजिए, जिधर दूसरे को एडवांटेज है वो दूसरे वाला ले, मतलब एक स्वैपिंग से कुछ बॉर्डर पर रिलीफ आ जाए। और जो इजराइल को पसंद आई थी बात कि एक मुस्लिम ब्लॉक का कतर, जिसकी अच्छी खासी स्टैंडिंग भी है मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, वो बोल रहा है। अब ये सारी बातें कतर का अगर दिल देखे ना, तो दिल किस में है? दिल उनका हमास में जरूर है। मतलब दे वुड नॉट लाइक टू बिट्रे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ दें। मतलब हम इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई ज्यूज मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे, लेकिन एज अ कतर वो अपने मुस्लिम ब्लॉक के साथ खड़ा जरूर है और जम के खड़ा है। अब बात आती है कि उसने जैसे ही ये स्वैप वाली बात बोली तो इजराइल को पसंद आई। 2013 में एक और उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रिगर किया जिस इंसिडेंस ने, उसकी ये फितरत है कि मैं कहीं तक भी जाकर किसी को भी स्ट्राइक कर सकता। एंड दैट इज व्हाट मसाद इज ऑल अबाउट, शिन बेट इज ऑल अबाउट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चल रही। ये कहीं पर ईरान आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल